एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग इम्पैक्ट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को। उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स है और साथ में टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। कुछ डिटर्मिनेंट्स भी डिस्कस करेंगे कि कैसे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल मोबिलिटी ये दोनों कैसे इंटरलिंक है, और कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे। साथ में हम थेरीज भी पढ़ेंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के। ओके, फर्स्ट क्या है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता क्या है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन refers to the arrangements of any group or society into a hierarchical position that are unequal with regards to power, property, social evaluation and psychic gratification. Social stratification क्या होता है? जब हमारी सोसाइटी है, देखिए हमारी पूरी सोसाइटी है, जब हम उसको अरेंज करें इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, इनटू डिफरेंट स्ट्रेटम, और वो सोसाइटी की जो डिवीजन है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, वो किस बेस पे होगी? वो या ऑन द बेसिस ऑफ पावर डिफरेंस होगा, मतलब कुछ लोगों के पास ज़्यादा पावर है, बाकी के पास नहीं है, तो जिनके पास पावर ज़्यादा है उनको अपर स्ट्रेटम मिलेगा, जिनके पास कम है तो उनको लोअर स्ट्रेटम। इस तरह या तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है, ऑन द बेस ऑफ प्रॉपर्टी जिनके पास जो पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा है तो उनका अपर स्ट्रेटम, जिनके पास नहीं है तो उनका लोअर स्ट्रेटम। सोशल इवैल्यूएशन हो सकता है, मतलब हम जो एलीट क्लास का कल्चर है हम उसको ज़्यादा अहमियत दें एज कम्पेयर टू अदर बिहेवियर्स विच इज़ परफॉर्म बाय द पीपल ऑफ लोअर स्ट्रेटम। मतलब कुछ लाइफ स्टाइल है, कुछ बिहेवियर्स है जो कि अपर क्लास के लोग भी परफॉर्म करें तो उसको हम ज़्यादा अहमियत दें एज कम्पेयर टू जो कि बाकी बिहेवियर्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश स्पीकिंग है, तो वो जो एलीट क्लास ज़्यादातर इंग्लिश यूज़ करते हैं अपनी डेली कन्वर्सेशन में, तो अगर हम एज कम्पेयर टू अदर पीपल, जो हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन उर्दू यूज़ करती है, लेकिन अगर हम उनको ज़्यादा अहमियत देते हैं, उनकी सोशल इवैल्यूएशन ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनका कुछ ऐसे बिहेवियर्स है जो हम कंसिडर करते हैं कि ज़्यादा सुप्रीम है, तो इस बेसिस पे भी हमारे पास हायरार्की बन जाती है, एक अपर स्ट्रेटम बन जाता है और एक लोअर स्ट्रेटम। साइकिक ग्रेटिफिकेशन क्या है? साइकिक ग्रेटिफिकेशन कहते हैं इमीडिएट सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड्स। जब हमारी सोसाइटी में कुछ लोग हैं जिनके बेसिक नीड्स तो बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं, लेकिन बाकी लोग जो है वो अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, आखिर में उनको ऐसी जॉब्स मिल जाती है जिनकी जस्ट बेसिक नीड्स, लाइक बेसिक नीड्स में क्या आते हैं? फूड आता है, ठीक है, शेल्टर आता है, क्लोथिंग आता है, कि खुराक, कपड़ा और मकान, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके बगैर बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता। दीज आर द फंडामेंटल राइट्स। तो अगर कुछ लोगों को इन बेसिक नेसेसिटीज़ तक ज़्यादा एक्सेस है लेकिन बाकी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उनका एक्सेस नहीं है, एक इस काइंड ऑफ इनइक्वालिटी ना, कि कुछ लोग जो है उनकी ज़रूरियात जल्दी पूरी हो रही हैं और बाकी की ज़रूरियात जल्दी पूरी नहीं हो रही, तो इसको हम कहते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो वो किसी भी बेस पे हो सकता है, या पावर के बेस पे, या प्रॉपर्टी के बेस पे, या सोशल इवैल्यूएशन के बेस पे, या कि साइकिक ग्रेटिफिकेशन के बेस पे। तो ये है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अच्छा, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की ये डेफिनेशन है वो दी है मेल्विन ट्यूमन ने। ठीक है, मेल्विन ट्यूमन ने फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव पे क्रिटिसिज्म भी किया है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है उसको क्रिटिसाइज भी किया है। अच्छा, उसके बाद आता है मैक्स वेबर्स 3 कंपोनेंट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। मैक्स वेबर ने 3 कंपोनेंट्स बताया है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किसी भी सोसाइटी में इन 3 बेसिस पे हो सकता है। पहला क्या है? क्लास के बेस पे। मैक्स वेबर कहता है कि हमारी सोसाइटी में जो डिवीजन है उसका बेस क्लास हो सकता है। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट। तो क्लास किसे कहते हैं? कोई भी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, मतलब कुछ सोसाइटी के कुछ लोग जो है वो अपर क्लास से बिलोंग करते हैं क्योंकि उनका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड स्ट्रांग है, वो रिलेटिवली रिच है एज कम्पेयर टू द अदर। तो ये इस काइंड ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन को हम कहते हैं कि क्लास के बेस पे है। दूसरा कंपोनेंट क्या है? स्टेटस के बेस पे। स्टेटस के बेस पे वो स्ट्रेटिफिकेशन है जो कि किसी भी पोजीशन, लेकिन ये इकोनॉमिक पोजीशन नहीं होती, सोसाइटी में एक बंदे की क्या पोजीशन है वो उसका स्टेटस कहलाता है। अब ये पोजीशन जो है ये सोशो इकोनॉमिक नहीं बल्कि इसके अलावा बाकी जो पोजीशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, कोई बंदा टीचर है या एक बंदा जो है वो रिलीजियस लीडर है, ऑन द बेसिस या वो कोई ऐसी जॉब करता है जिसकी इनकम बहुत लो है, तो इस लिहाज से
जो उसका स्टेटस है वो डिटरमिन करता है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में इसको कौन सी जगह मिलेगी। अगर एक बंदा डॉक्टर है या इंजीनियर है तो उसको पाकिस्तानी सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में अपर स्टेटम मिलता है। इसी तरह अगर कोई बंदा जो है वो स्वीपर है या गेट कीपर है तो उसको पाकिस्तानी सोसाइटी के मुताबिक लोअर स्टेटम मिलता है। तो इस काइंड ऑफ डिवीजन को जो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस हो, ये भी मैक्स वेबर ने आइडेंटिफाई किया कि ये एक कंपोनेंट हो सकता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की। तीसरा उसने कंपोनेंट बताया पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पावर मतलब पावर डायनामिक्स हो, पावर डिफरेंस हो, कुछ लोगों के पास ज्यादा पावर हो, दूसरों के पास कम पावर हो, तो उस बेसिस पे भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सोसाइटीज में एग्जिस्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग पॉलिटिशियंस हैं हमारी सोसाइटी में, अगर हम देखें जो पॉलिटिशियंस है या जो ब्यूरोक्रेटिक्स हैं तो उनको हमारी सोसाइटी में अपर स्ट्रेटम मिलता है एज कम्पेयर टू दी जो जिनके पास कोई पॉलिटिशियन कोई पावर नहीं है, लाइक ब्यूरोक्रेटिक पावर नहीं है, जिनके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, जो कि आम सिविलियंस हैं। तो हमारा जो स्टेटस है एज कम्पेयर टू देम हमारा लोअर स्टेटम है और पॉलिटिशियन जो वापस स्टेटम में आते हैं। तो ये तीन उसने मेजर कंपोनेंट्स बताए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ये जो 4 मेजर प्रिंसिपल्स है ये आइडेंटिफाई किए थे जॉन जे मैशॉनिस ने, और इसने कहा था कि जब हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को स्टडी करते हैं तो उनके अंडरलाइन प्रिंसिपल्स क्या है, मतलब कि क्या कौन से उसूल है जिनके बेस पे ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हमें इसकी क्लैरिफिकेशन में हेल्प हो सकती है। इन उसूलों को जब हम अंडरस्टैंड करेंगे तो वी विल एबल कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किस तरह की सिस्टम है। ठीक है, तो इसके लिए पहला है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज अ ट्रेड ऑफ सोसाइटी, नॉट सिंपली अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक प्रिंसिपल तो ये हुआ कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है ये एक सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक है, इट्स नॉट सिंपली रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर हमारे जहन में ये होता है कि अगर एक बंदा जो है वो अपर स्टेटम में है तो वो इसलिए अपर स्टेटम में है क्योंकि वो ज़्यादा टैलेंटेड था। फॉर एग्जांपल एक बंदा डॉक्टर बन गया तो हम समझते हैं कि वो इसलिए ऑब्वियसली उसने अपर स्टेटम में ही होना है ना, क्योंकि वो ज़्यादा काबिल था एज कम्पेयर टू फॉर एग्जांपल अगर किसी ने जो है बाकी जो सब्जेक्ट्स पढ़ते लाइक फॉर एग्जांपल सोशल साइंसेज जो पढ़ते तो वो लोअर स्टेटम में आते हैं, उनके ज़्यादातर लाइक एनजीओ में अगर कोई जॉब हो गया इस तरह के। तो हमारे पास इस किस्म की जो करेक्ट सिस्टम है इसको हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। हमारे जहन में ये होता है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगर एक बंदे का आईक्यू हाई लेवल ऑफ आईक्यू है उसका तो वो अपर स्टेटम से बिलोंग करेगा। अगर बाकी जो है वो ज़्यादा मेहनती नहीं है, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है तो उसको लोअर स्टेटम मिलेगा। तो हम समझते हैं कि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, लेकिन मैशॉनिस कहता है कि नहीं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जस्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे नहीं होता, इट इज़ अ ट्रेड ऑफ सोसाइटी। असल में हमारी सोसाइटी का कुछ स्ट्रक्चर होता है जो कि इम्प्लिसिट होता है, जो नज़र नहीं आता, ज़्यादा विजिबल नहीं होता, लेकिन वो असल में प्रोपेगेट करता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को। उसकी एग्जांपल ये ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से हमारी सोसाइटी में बहुत सी फैमिलीज है। कुछ फैमिलीज ऐसी है जिनके फॉर एग्जांपल आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनके पेरेंट्स जो है वो इस्टेब्लिश है, जो कि वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके पेरेंट्स पहले से ही किसी बड़े स्टेटम से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप उस फैमिली से है जो कि किसी खास स्टेटम से बिलोंग नहीं करते, लाइक एक बंदा है उसके पेरेंट्स डॉक्टर है, दूसरा है उसके पेरेंट्स जो है वो कोई आम सी जॉब करते हैं, ठीक है, कोई फॉर एग्जांपल गेट कीपर है या कोई इस तरह की जो लोअर इनकम जॉब्स होती हैं। तो मैशॉनिस कहता है कि ये असल में हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर इस तरह बना है कि जो डॉक्टर का बच्चा है उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है एज कम्पेयर टू द अदर जो कि एक गेट कीपर का बच्चा है। ठीक है, तो इसी के बेस पे हमारी सोसाइटी में जो स्ट्रेटिफिकेशन होती है उसको हम ब्लाइंडली हम उसको एक जनरलाइज नहीं कर सकते कि इट इज बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हो सकता है कि जो गेट कीपर का बच्चा है वो ज्यादा टैलेंटेड है एज कम्पेयर टू जो कि डॉक्टर का बच्चा है, लेकिन फर्क कहाँ पे है, फर्क अपॉर्चुनिटीज का है। तो ये हमारी सोसाइटी का एक ट्रेड है, ये कैरेक्टरिस्टिक हमारी सोसाइटी का एज अ होल है कि हमारे सोसाइटी का स्ट्रक्चर इस तरह है कि वो उन लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है जिनका कोई बैकग्राउंड हो, जो कि हमारे सोसाइटी में एक लेवल प्लेइंग फील्ड कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। इसी वजह से हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को कभी भी सिर्फ इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे इसको नहीं रिलाई कर सकते कि सिर्फ इस पे डिपेंड करता है। ये हम तब कह सकते हैं अगर सोसाइटी में कोई लेवल प्लेइंग फील्ड हो। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल उसने बताया
कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कैरीज ओवर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कभी भी एक जनरेशन तक महदूद नहीं होता। अगर एक बंदा है, उसके पेरेंट्स जो है वो डॉक्टर है और वो सिविल सर्वेंट है या जो भी इस तरह के एलीट प्रोफेशन है हमारी सोसाइटी में, तो वो वाला स्ट्रेटम वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी ट्रांसफर करता है। उसको वो क्या जो उसकी आने वाली नस्ल होती है उसको भी उनका बेनिफिट मिलता है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट जब वो डॉक्टर है तो उसका फायदा या उसके जो एडवांटेजेस है वो सिर्फ उस तक महदूद होते हैं, बल्कि वो स्टेटस वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो चीज पास होती जाती है। इसी तरह अगर हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ले लें कि जो बंदा अपर कास्ट में पैदा हुआ है तो वो उस स्ट्रेटिफिकेशन, उस डिवीजन या उस आइडेंटिटी को वो अपने नेक्स्ट टू अपने आने वाली नस्लों तक वो ट्रांसफर करता रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कैरीज ओवर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। फिर उसके बाद है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज यूनिवर्सल बट इट इज वेरिएबल। मैशॉनिस कहता है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज यूनिवर्सल, मतलब हर सोसाइटी में ये एग्जिस्ट करता है। कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जहां पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट ना करता हो, लेकिन ये वेरिएबल है, मतलब इसकी बेसिस चेंज हो सकती है। कुछ सोसाइटीज है जहां पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास ज्यादा प्रोमिनेंट है, लाइक पाकिस्तानी सोसाइटी ले ले। कुछ सोसाइटीज है जहां पे बेस चेंज है, लाइक इंडिया सोसाइटी, वहां पे कास्ट का सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ज्यादा प्रोमिनेंट है। कुछ सोसाइटीज ऐसी होगी जहां पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जेंडर के बेस पे ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट हर सोसाइटी में करती है। कुछ सोसाइटीज में रेस के बेस पे करती है, जैसे अफ्रीकन सोसाइटीज हो गई या यूएस सोसाइटीज हो गई, तो वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट का स्ट्रेटिफिकेशन ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट तो हर सोसाइटी में करती है, लेकिन उसका बेस वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ प्रिंसिपल है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन्वॉल्व्स नॉट जस्ट इन इक्वालिटी बट बिलीव्स एज वेल। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जस्ट ये नहीं है कि हम कहें कि एक बंदे के पास वो ज्यादा रिच है, उसके पास ज्यादा दौलत है तो वो अपर स्टेटम में है एज कम्पेयर टू द अदर। इट्स नॉट ओनली जस्ट अबाउट इनइक्वालिटी, ये बिलीव्स की भी बात होती है। मतलब हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे आइडियोलॉजीज होती है जो कि असल में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को प्रोपेगेट कर रहे होते हैं। हम जब भी कोई सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़े उसके साथ कोई ना कोई एसोसिएटेड आइडियोलॉजी जरूर होगी। यह आपने याद रखना है कि कोई भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जब किसी भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है तो उसकी कोई सपोर्टिंग आइडियोलॉजी जरूर होती है उस सोसाइटी में, तभी वो एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द इंडियन सोसाइटी अगर हम ले लें, जो कास्ट सिस्टम है उनका, वहां का जो रिलीजन है हिंदुइज्म, उससे असल में वो प्रोपगेट करता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को, वो सपोर्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि वहां की जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है वो असल में प्रोपगेट कर रहा है इंडिया में कास्ट सिस्टम को। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिर्फ इनइक्वालिटी की बात नहीं है, इसमें बिलीव्स भी आते हैं, आइडियोलॉजीज आती हैं कि किस किस्म की आइडियोलॉजी जो है वो एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। और ये आइडियोलॉजीज कौन प्रोपगेट करता है? ये या तो रिलीजन प्रोपगेट करते हैं या कोई लीडर्स जो कैरिस्मेटिक लीडर्स होते हैं, जिनकी वर्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है सोसाइटी में, जिनकी वॉइस की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिनकी बात सुनी जाती है, जिनकी बात का एक इम्पैक्ट होता है, या मीडिया हो गया जो कि इन चीज़ों को प्रोपगेट करता है। तो ये है 4 मेजर प्रिंसिपल जो कि जॉन जे मैशॉनिस ने आइडेंटिफाई किए। उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स भी कह सकते हैं या इसको आप एग्जाम्पल्स भी कह सकते हैं, दोनों हेडिंग्स में आ सकती है, टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी या एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो हमारे पास 4 मेजर टाइप्स है और बाकी जो 2 जो है वो इसके साथ एडिशनल है। स्लेवरी सिस्टम, कास्ट, स्टेट सिस्टम एंड क्लास सिस्टम, दिस 4 आर द मेजर एग्जाम्पल्स। जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन एंड ग्लोबल स्ट्रेटिफिकेशन पे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगी इन दोनों पे, जिसमें हम सिर्फ जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन और ग्लोबल स्ट्रेटिफिकेशन पे फोकस करेंगे। जो हमारा लेक्चर है वो जस्ट इन 4 टाइप्स पे बेस है, स्लेवरी सिस्टम, कास्ट सिस्टम, स्टेट सिस्टम एंड क्लास सिस्टम। ओके, सो हम पढ़ते हैं कि जो टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, ठीक है, ये डिपेंड करते हैं डिग्री ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन पे। इसको आपने समझना है। डिग्री ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? डिग्री ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब एक्सटेंट ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, हाउ मच इंटेंस द स्ट्रेटिफिकेशन इज। एक सोसाइटी में एक स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट करता है, उसका एक्सटेंट क्या है, वो किस टाइप का सिस्टम है और किस टाइप का रिजिड है या फ्लेक्सिबल है, उसकी नेचर क्या है। तो वो डिग्री ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन किस तरह की है वो डिटरमिन करता है टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को।
तो हमारे पास सोशल स्ट्रेटिफिकेशन दो टाइप्स के होते हैं, क्लोज एंड ओपन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। ओके, जो हमारे पास क्लोज सिस्टम है, ये वो सिस्टम है होता है जिस नेम इंडिकेट कि उसमें सोशल मोबिलिटी बहुत कम पॉसिबल होती है। इज अ काइंड ऑफ क्लोज सिस्टम। जिस बंदे को जो स्टेटस बाय बर्थ मिल गया बस वो उसी स्टेटस में रहेगा, उसका वही स्टेटस है, वो बहुत मुश्किल से वो स्टेटस चेंज होता है। ज्यादातर तो चेंज ही नहीं होता, लेकिन अगर चेंज होता है तो इसमें डेकेड्स लग जाते हैं। बट इन केस ऑफ द ओपन सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे सोशल मोबिलिटी ज्यादा पॉसिबल है, सोशल मोबिलिटी ज्यादा वेलकम करती है सोसाइटी। इसमें एक बंदा अपने इंटेलेक्ट को, अपने आईक्यू को या अपने मेहनत को यूज करके वो अपर स्टेटम में जा सकता है। इट्स मोर फ्लेक्सिबल सिस्टम, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम में हमारे पास तीन मेजर सिस्टम्स है। एक तो कास्ट सिस्टम है, इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है जिसमें हम आगे डिस्कस करेंगे उसका पिरामिड। फिर उसके बाद हमारा स्लेवरी सिस्टम है। स्लेवरी सिस्टम जो है ये आल्तो कि हमारी सोसाइटी में जो आजकल की मॉडर्नाइज सोसाइटी है उसमें भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इम्प्लिसिट वे में करता है। ज़्यादा एक्सप्लिसिट था जब एक एंशियंट सोसाइटीज़ थी जहाँ पे स्लेवरी सिस्टम ज़्यादा प्रोमिनेंट था, और स्लेवरी सिस्टम को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन स्लेवरी सिस्टम जो है वो ज़्यादातर केस में क्लोज सिस्टम था, लेकिन हाँ कुछ एक्सेप्शंस भी है जहाँ पे ये ओपन सिस्टम भी था। अब कैसे था वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। और स्टेट सिस्टम जो है ये भी एक काइंड ऑफ क्लोज सिस्टम था जो कि मेडिवल यूरोप में एग्जिस्ट करता था। अच्छा, ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम में हमारे पास क्लास सिस्टम आता है विच इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अगर एक बंदा गरीब पैदा हुआ है तो वो मेहनत करके अच्छी एजुकेशन हासिल करके अच्छी जॉब उसे मिल जाए तो वो अपर स्टेटम में जा सकता है, तो वो अपने इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज को यूज करके वो अपना स्टेटम चेंज कर सकता है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। ओके, सो फर्स्ट जो हमारा वन ऑफ द टाइप्स, जो हम टाइप्स या एग्जांपल्स आप इसको कह ले जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारा पहला सिस्टम कौन सा आता है? स्लेवरी सिस्टम। ओके, पहले हम डिफाइन करते हैं कि स्लेवरी होता क्या है, ठीक है। व्हाट डज इट मीन बाय स्लेवरी? स्लेवरी जो है ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को ऑन करे। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को ऑन करे, एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को मलकियत में ले ले, ठीक है। ऑन करने का क्या मतलब है? ऑन करने का मतलब ये कि आप उसको फिर एज ए इंडिविजुअल या एज ए ह्यूमन नहीं देखते हैं, उसको फिर आप एज अ ऑब्जेक्ट देखते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि मेरी मलकियत में आ गया है। तो उसको आप एज अप्लायंसेज या एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, उसको ह्यूमन राइट्स नहीं देते, उसको बेसिक फंडामेंटल राइट्स नहीं देते। ये स्लेवरी सिस्टम है जिसमें एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को ऑन करता है। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ स्लेवरी। नाउ अगर हम देखें एग्जाम्पल्स की कि स्लेवरी सिस्टम कब एग्जिस्ट करता था, 2500 ईयर्स अगो जब ग्रीस में सिटी स्टेट्स आपस में लड़ रही थी, तो वहाँ पे जो भी ग्रीस सिटी स्टेट दूसरी सिटी स्टेट को इन्वेड कर लेते थे या उसको फतह कर लेते थे, तो क्या हो जाता था कि जो सिटी स्टेट जो है वो शिकस्त पा लेती थी, तो उनके लोग वो इंस्लेव बन जाते थे उस सिटी स्टेट के जो कि कंक्वेर जो कि फाते होते थे उसमें। तो इसका मतलब ये कि ग्रीस जो है वो दूसरे ग्रीस को ही इंस्लेव बना लेते थे, क्योंकि वो उनके जो उस वक्त जो सिटी स्टेट्स थे वो आपस में लड़ रहे थे। अगर हम 2000 ईयर्स अगो ले ले तो रोमन जो थे, जब उन्होंने ग्रीक को इन्वेड किया और उन्होंने जब वो वहाँ पे फतह हासिल करते थे तो वो ग्रीस को इंस्लेव कर लेते थे। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने की ये है कि जो ग्रीक्स रोमन्स के स्लेव बने 2000 ईयर्स अगो, एक एस्टॉनिशिंग बात ये थी कि ग्रीक जो है वो उस वक्त रोमन से ज्यादा एजुकेटेड थे, ठीक है। तो रोमन जो उनके मास्टर्स थे वो अपने स्लेव से एजुकेशन उन्होंने हासिल किया, उन्होंने उनसे नॉलेज लिया, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ हिस्ट्री में कि मास्टर जो है वो अपने स्लेव से एजुकेशन ले रहे हैं, उनसे ट्यूशन ले रहे हैं। ओके, एंड फिर उसके बाद हमारे पास आता है कास्ट सिस्टम। एज हमने डिस्कस किया कि स्लेवरी सिस्टम भी क्लोज सिस्टम है, इसी तरह हमारे पास कास्ट सिस्टम भी क्लोज सिस्टम है। तो कास्ट सिस्टम में हमारे पास आता है द सिस्टम इन विच स्टेटस इज डिटरमिन्ड बाय बर्थ एंड इज लाइफ लॉन्ग। एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे एक स्टेटस आपको बाय बर्थ मिलता है और लाइफ लॉन्ग है, मतलब फॉर एवर आप वो स्टेटस कैरी करते हैं। दिस इज द कास्ट सिस्टम। अच्छा, जो कास्ट सिस्टम है, इंडिया का जो कास्ट सिस्टम अगर हम ले लें तो इसमें बहुत कुछ प्रैक्टिसेस बहुत डोमिनेंट करती है, लाइक एंडोगैमिस मैरिजेस हो गए, इवन के इंट्राडाइनिंग भी होता है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं तो वो अपर कास्ट के लोग के साथ ही खाना खाना प्रेफर करते हैं। इसी तरह वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट रिचुअल पोल्यूशन का भी है कि अगर फॉर एग्जांपल जो
अपर कास्ट के लोग हैं उनको अगर लोअर कास्ट के लोग जो है उनके घर आ जाए या उनको टच करे तो वो अपने जिस्म का वो हिस्सा धोते हैं। इवन कि अगर उनके घर आ जाए और उनकी जो मतलब उनके घर में कहीं भी कदम रखे तो वो जब वो चले जाते हैं तो वो जगह धोते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये कॉन्टेमिनेट हो गया, ये गंदी हो गई ये जगह। इस तरह का सिस्टम है उनका। इवन के जो रिचुअल पोल्यूशन हम इसको भी कहते हैं, इसमें ये कॉन्सेप्ट भी आता है कि ज़्यादातर लोग जो कि बहुत ज़्यादा इस कास्ट सिस्टम पे बिलीव करते हैं वो ये सोचते हैं कि इवन के जो लोअर क्लास का शेडो है, अगर एक लोअर कास्ट का बंदा है उसका शेडो भी जो ब्राह्मण का शेडो है उसके साथ नहीं आना चाहिए, कॉन्टेमिनेट करता है उसको। तो कास्ट सिस्टम जो इंडिया का है इट्स अ वेरी डोमिनेंट सिस्टम, और जो है वहाँ पे आज भी ये सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। ओके, सो कास्ट सिस्टम में हमारे पास इंडिया कास्ट सिस्टम आ सकता है, पाकिस्तानी कास्ट सिस्टम है, साउथ अफ्रीकन कास्ट सिस्टम है। ठीक है, ये तीनों का पिरामिड हम अभी डिस्कस करते हैं। इंडिया कास्ट सिस्टम, पाकिस्तानी एंड साउथ अफ्रीका। जो साउथ अफ्रीका का कास्ट सिस्टम है वो रेस के बेस पे है। ओके, पहले हम पढ़ते हैं पाकिस्तानी कास्ट सिस्टम। पाकिस्तान में भी कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान में इतना डोमिनेंट नहीं है जितना इंडिया में है। पाकिस्तानी कास्ट सिस्टम में अशरफ्स जो है ये एट द टॉप ऑफ स्ट्रेटम, एट द टॉप ऑफ द लैडर है। अशरफ कौन से लोग हैं? ये लोग सईद, शेख, मिर्जा, ये टाइटल है जो अशरफ लोग अपने साथ एज अ सेकेंड नेम यूज़ करते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो कि जिनके नाम के साथ ये जो टैग्स, ये जो टाइटल है ये लगे होते हैं, तो ये सेकेंड नेम यूज़ करते हैं। अच्छा, अशरफ वो लोग थे जब पाकिस्तान और इंडिया जो है एक सब कॉन्टिनेंट था, यूनाइटेड इंडिया था, और वहाँ पे एक जो मुस्लिम रूल चल रहा था, तो उस मुस्लिम रूल में बहुत से हिंदूज थे जो कि जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, जो कि मुस्लिम्स हो गए थे। तो उस मुस्लिम रूल में वो हिंदूज जो कि हिंदू के अपर कास्ट से थे और उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो मुस्लिम बन गए। और फिर जब यूनाइटेड इंडिया डिवाइड हो गया तो वही जो जनरेशन थी जो पाकिस्तान माइग्रेट करके आई, तो वो यहाँ पे वो लोग अशरफ्स कहलाए। ठीक है, तो ये वो लोग थे जो कि इन हिंदू के अपर कास्ट से, रिमेंबर आपने याद रखना है कि जो अपर कास्ट से बने थे मुसलमान, तो वो अशरफ्स कहलाए जिन्होंने बाद में पाकिस्तान माइग्रेट किया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये वो वाले लोग थे। तो ज़्यादातर जो अशरफ्स थे ये एसोसिएट करते थे ज़्यादातर जो डिज़ायरेबल जॉब्स हैं, जो जिनकी सबसे ज़्यादा हाई इनकम जॉब्स होती थी वो अशरफ्स ऑक्यूपाई करते थे। अजलफ जो है ये इनके भी ये वाले सेकेंड नेम यूज़ करते हैं, लाइक जट्स है, अवान्स है, राजपूत्स है। और अजलफ जो है ये वो वाली एंसेस्ट्री है कि जो कि रिलीजियस कन्वर्ट्स है, लेकिन ये वो वाले रिलीजियस कन्वर्ट्स नहीं है जो कि हिंदू के अपर कास्ट से आए थे। जब पाकिस्तान बना वो रिलीजियस कन्वर्ट जो कि अपर कास्ट से आए थे वो तो अशरफ्स बन गए। ठीक है, इसके अलावा बाकी जितने भी रिलीजियस कास्ट है, चाहे वो हिंदू से आए हैं, चाहे वो सिख से आए हैं, चाहे वो जिस मजहब से भी रिलीजियस कन्वर्ट से, वो सेकेंड कैटेगरी में आ गए, वो अजलफ कहलाए। इनका ज़्यादातर ऑक्यूपेशन जो था वो एग्रीकल्चर था। और फिर अर्जल्स जो थे इनको ये कैमी जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं ये एज अ सेकेंड नेम, अर्जल्स एट द लोवेस्ट ऑफ द लेडर है। और ये वो लोग हैं जो कि सोसाइटी के बहुत जो लीस्ट डिज़ायरेबल जॉब्स थे वो ऑक्यूपाई करते थे। ठीक है, और ये कोई रिलीजियस कन्वर्ट्स नहीं थे। तो ये हमारे पाकिस्तान का कास्ट सिस्टम है जो कि इतना प्रोमिनेंटली एग्जिस्ट, इम्पैक्ट इसका नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन ये एक कास्ट सिस्टम है जो कि हम देखते हैं कि इसके कुछ ना कुछ आसार हमें आज भी नज़र आते हैं। और ये कास्ट सिस्टम उस वक्त जब पाकिस्तान बना बहुत प्रोमिनेंट था। ठीक है, ओके, फिर इसके बाद हमारे पास आता है इंडिया कास्ट सिस्टम। इंडिया कास्ट सिस्टम में हमारे पास पहले जो है ब्राह्मण्स हैं, जिनमें प्रीस्ट और अकेडमिक जिनके लिए ऑक्यूपेशंस डिफाइन किए थे वो ब्राह्मण्स। असल में ये जो इंडिया कास्ट सिस्टम है तो ये बनाया ही वहाँ की एलीट क्लास ने था। तो वहाँ के जो प्रीस्ट और अकेडमिक्स थे तो उन्होंने ऑब्वियसली अपने लिए जो अपर स्टेटम था अपने लिए वो डिफाइन किया ना। तो इसमें ज़्यादातर वो ऑक्यूपेशन लाइक प्रीस्ट, लाइक एकेडमिक्स, और वो अपने लिए डिफाइन करिए कि ब्राह्मण्स होंगे। और जो इंडिया कास्ट सिस्टम है ये रिलीजन से भी बहुत इंस्पायर है, लाइक इस द रिलीजन इज़ वन ऑफ द मोटिवेशन बिहाइंड दिस कास्ट सिस्टम।
तो इसीलिए प्रीस्ट को ब्राह्मण्स की कैटेगरी में लाया। फिर उसके बाद क्षत्रियास थे, जो रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स या जो वॉरियर्स थे, तो वो सेकेंड स्ट्रेटम है। इट्स ऑन द बेसिस ऑफ, जो इंडिया का सिस्टम है, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो ये ऑक्यूपेशन के बेस पे क्षत्रियास को ये वाले ऑक्यूपेशन असाइन हुए जब ये इंडिया का सिस्टम बना। और वैश्यास जो थे, ये ट्रेड्समैन है, फार्मर्स है, मर्चेंट्स है, जो कि सारा ट्रेड से एसोसिएटेड लोग थे। शूद्रस जो थे, ये मैनुअल लेबरर्स थे, जो हाथ से काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट करते हैं, जो बाकी स्किल्स होते हैं। तो ये शूद्रा जो है ये इसमें आए थे। और दलित जो है ये अनटचेबल, द स्ट्रीट क्लीनर, जिनको लीस्ट डिजायरेबल जॉब्स मिलती थी, जो कि ये वो लोग थे जो कि लीस्ट डिजायरेबल जॉब्स में इंगेज थे, उनको सबसे लोअर स्टेटम असाइन हुआ। कि इवन के ये लोग जो अनटचेबल है, कि मतलब ये जो हमने डिस्कस किया रिचुअल पोल्यूशन, कि मतलब ये लोग अगर इनका शेडो भी ब्राह्मण के शेडो से जो है वो इनके शेडो के साथ लिंक करे या उसको टच करे, तो मतलब वो भी कॉन्टेमिनेट करता है उनको। मतलब इतना सोशल डिस्टेंस होना चाहिए ब्राह्मण और दलित में कि दलित का जो शेडो है वो भी ब्राह्मण के करीब ना पहुंच सके। तो ये है इंडिया का कास्ट सिस्टम, जो कि ऑन द बेस ऑफ ऑक्यूपेशन डिफाइन हुआ है। फिर उसके बाद है साउथ अफ्रीका कास्ट सिस्टम। साउथ अफ्रीका जो कास्ट सिस्टम है ये रेसिस के बेस पे है। तो इसका कास्ट सिस्टम ये था कि जो साउथ अफ्रीका की पहली सोसाइटी थी, ऑल उस वक्त ये फॉर्मलाइज था, डॉक्यूमेंटेड था, मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी इसको। ऑल तो 1994 में इसको फिर जो है ख़त्म किया गया इस कास्ट सिस्टम को, लेकिन स्टिल जो मतलब इसकी जो साइड इफेक्ट्स है या इसके हम कह सकते हैं कि जो आसार है वो आज भी हमें साउथ अफ्रीका की सोसाइटी में मिलते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे टॉप पे जो स्ट्रेटम था वो यूरोपियंस थे, अफ्रीकनर्स। ये वो लोग थे जो वाइट पीपल थे, जो कि डच लोग थे, और ये वो लोग थे जो कॉलोनाइजर थे, जो साउथ अफ्रीका में आए, इन्होंने साउथ अफ्रीका को कॉलोनाइज किया। तो इन्होंने अपने लिए कौन सा स्ट्रेटम डिफाइन किया? सबसे अपर स्ट्रेटम। सब इवन के ये वो लोग थे जो साउथ अफ्रीका को चलाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने कंट्रोल किया था, गवर्नमेंट में इनके लोग बैठे थे, हर वो अपर जो मोस्ट डिजायरेबल जॉब्स थी सोसाइटी की वो इन्होंने ऑक्यूपाई किए थे। सेकेंड स्टेटम पे कौन लोग थे? एशियंस थे। एशियंस वो थे जब यूरोपियंस ने साउथ अफ्रीका को कॉलोनाइज किया तो अपने लिए तो अपर स्टेटम लिया, लेकिन जो इंडियन वर्कर्स थे उसको ये साउथ अफ्रीका लेके आए, जो कि स्किलफुल लोग थे, जो है स्किलफुल, जिनके पास कोई स्किल था, तो उनको ज़रूरत थी कि ये आते। इन्होंने बिजनेस में, इन्होंने जो एशियंस थे इन्होंने बिजनेस में पार्टिसिपेट किया, ट्रेड में किया, कुछ प्रोफेशंस जो है कुछ प्रोफेसर्स वगैरह भी थे। तो ये वो जो लोग थे इनको सेकेंड स्ट्रेटम असाइन हुआ कि ये इन डिसेंडेंट ऑफ इंडियन वर्कर्स थे, जिनको 19th सेंचुरी में साउथ अफ्रीका लाया गया डिफरेंट स्किलफुल काम के लिए। कलर जो थर्ड स्ट्रेटम था ये रिजल्ट था मिक्स मैरिजेस का, ठीक है। मिक्स मैरिजेस अगर एशियंस या कलर लोगों ने मैरिज किया या यूरोपियन और एशियन ने किया, तो एज अ रिजल्ट कलर लोग थर्ड स्ट्रेटम बना। लेकिन हैरानी की बात है कि साउथ अफ्रीका, जहाँ की इंडिजिनस पॉपुलेशन अफ्रीकन्स थी, तो उनको सबसे लोअर स्ट्रेटम मिला, ठीक है। जो वहाँ के इंडिजिनस पीपल थे, जो कि उनकी आइडेंटिटी थी साउथ अफ्रीका की, तो उनको इवन के जो यूरोपियंस थे वो अफ्रीकन्स को सिटीजनशिप भी इनको सिटीजनशिप भी नहीं देना चाहते थे। इस हद तक इनका डिस्क्रिमिनेशन था। मतलब बिल्कुल ही इनको कॉलोनाइज किया, लेकिन इस हद तक किया कि इनको बिल्कुल साउथ अफ्रीका से एक्सक्लूड ही करना चाहते थे, कि समटाइम्स समझते ही नहीं थे कि इनको सिटीजनशिप भी, ये लोग समझते थे कि अफ्रीकन्स को सिटीजनशिप भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो है असल में इनकी कंट्री है ही नहीं, ठीक है। तो जो इंडिजिनस पीपल थे इनके राइट्स को ब्लैटेंटली वॉलेट किया गया, और इनको कोई भी ऐसे जो है कोई भी डिजायरेबल जॉब्स में ये लोग इन्वॉल्व नहीं थे। अफ्रीकन्स में हमारे पास ब्लैक्स पीपल आते हैं जिनका इतनी ग्रुप लाइक जुलो एंड सूतो है। तो ये साउथ अफ्रीका का कास्ट सिस्टम है, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ रेस बहुत डोमिनेंट था। 1994 में इस अपार्थाइड स्टेट हम उसको कहते हैं, जो कि रेस के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो, इस अपार्थाइड स्टेट को एंड किया गया। लेकिन स्टिल जो साउथ अफ्रीका का सिस्टम है, इसको इस सिस्टम से निकलने में डेकेड्स नहीं सेंचुरीज लगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्लास सिस्टम, a type of the social stratification based primarily on the position of money or material position। like जब हम ये समझते हैं कि एक बंदे के पास या एक क्लास के पास ज़्यादा मनी है, ज़्यादा वेल्थ है, या कोई ज़्यादा पोजीशन है। पोजीशन किस चीज़ की है? लाइक प्रॉपर्टी की है,
कोई मटीरियल पोजीशन है और या कोई भी चीज़ जो वहाँ पे ज़्यादा वो ज़्यादा वैल्यूबल है, लाइक फॉर एग्जांपल कोई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उसके ज़्यादा है जिस पे उसका कंट्रोल है, तो इस केस में वो क्या है, वो अपर स्टेटम में आता है। तो वो स्ट्रेटिफिकेशन जो कि वेल्थ के बेस पे है, बंदा कितना रिच है और कितना पुअर है, उसके बेस पे उसको सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में कौन सी स्टेटस मिलती है या कौन सा स्ट्रेटम मिलता है, इसको हम क्लास सिस्टम कहते हैं। अच्छा, जो क्लास सिस्टम इट इज़ ओपन सिस्टम, जैसे हमने डिस्कस किया, अगर एक बंदा गरीब पैदा हुआ है तो मेहनत करके वो सोशल मोबिलिटी, अपवर्ड सोशल मोबिलिटी कर सकता है। वो मेहनत करके अच्छी जॉब उसे मिल जाए तो उसकी हाई पे बन जाएगी, वो भी कल जो है डिज़ायरेबल जॉब्स अवेल करेगा और उसकी भी इनकम इतनी होगी कि वो अपर स्टेटम में जा सके। तो क्लास सिस्टम की ज़्यादातर जो सिस्टम है ये ओपन सिस्टम पे बेस करता है, ठीक है। ओके, सो ऑल टाइप्स ऑफ द सोशल मोबिलिटी इज पॉसिबल। ऑल टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी का मतलब हमारे पास सोशल मोबिलिटी के बहुत से टाइप्स है, जिस पे इंशाल्लाह मैं एक लेक्चर बनाऊंगी सोशल मोबिलिटी पे भी, जिसके हमारे पास लाइक वर्टिकल मोबिलिटी है, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी है, इंटर जनरेशन मोबिलिटी है, इंट्रा जनरेशन मोबिलिटी है, ठीक है। वर्टिकल मोबिलिटी क्या होती है कि बंदा लोअर से अपर स्टेटम में चला जाए, और या फिर वर्टिकल मोबिलिटी में ये भी हो सकता है कि बंदा अपर से लोअर में आ जाए, दोनों वर्टिकल मोबिलिटी है, ठीक है। ऐसा हो सकता है बंदा बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है लेकिन उसको बिजनेस में लॉस हो जाए तो वो लोअर स्टेटम में आ जाएगा। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी भी पॉसिबल है, लाइक फॉर एग्जांपल एक बंदा जब वो एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन स्विच करता है लेकिन दोनों प्रोफेशन का उस सोसाइटी में वैल्यू एक जैसी है, तो वो फिर हॉरिजॉन्टल है। इस तरह इंटर जनरेशनल भी है कि ओवर मल्टीपल जनरेशन जो है वो मोबिलिटी पास होती है, और इंट्रा जनरेशनल है जो कि रिलेटिवली शॉर्टर पीरियड के लिए होता है विद इन अ सेम जनरेशन। इंशाल्लाह सोशल मोबिलिटी के टाइम्स जो है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपको वो लेक्चर्स मिलेंगे सोशल मोबिलिटी के टाइप्स जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, सो क्लास सिस्टम में क्या होता है कि डिविजन्स ब्लर होती हैं। डिविजन्स ब्लर होती है कि मतलब फ्लेक्सिबल होता है ये सिस्टम, इसमें मूवमेंट हो सकती है। इसकी एग्जांपल में हम पाकिस्तानी क्लास सिस्टम लेते हैं। अच्छा, पाकिस्तानी क्लास सिस्टम में क्या है, एक अपर क्लास है जिसमें हमारे पास वो सारे लोग आते हैं जो कि डिज़ायरेबल जॉब्स में इन्वॉल्व है, जिनकी सबसे ज़्यादा इनकम है पाकिस्तान में। पॉलिटिशियंस है, जजेस है, जनरल्स हैं। दिस आर दोज हु आर वेल्थी, हु आर अर्निंग ऑल द मटीरियल थिंग्स, ठीक है। इनकी ही हर जगह अगर हम देखें तो इनका ही मटीरियल पोजीशन है पाकिस्तानी सोसाइटी में। उसके बाद आती है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास वो स्ट्रेटम है जिसमें वो लोग आते हैं जो कि स्किल लेबर है, जैसे स्मॉल बिजनेसमैन हो गए या टीचर्स हो गए जो मिडिल क्लास में आते हैं, ठीक है। और इसी तरह लोअर क्लास में वो लोग हैं जो कि अनस्किल हैं, कारपेंटर हो गए, पियोन हो गए, स्वीपर हो गए, गेट कीपर हो गए। ये वो लोग हैं जिनकी सबसे कम इनकम है, जिनकी सबसे कम वैल्यू है सोसाइटी में, जो कि अनस्किल वर्क है, जो कि मैनुअल वर्कर्स है, लाइक हैंडीक्राफ्ट वर्क हो गया, ये भी लोअर क्लास में आता है। तो ये इज अ सिंपल स्ट्रेटिफिकेशन। हम इस समथिंग आई डोंट थिंक के इसमें और एक्सप्लेनेशन का कुछ है, क्योंकि पाकिस्तानी क्लास सिस्टम इंडिया का सिस्टम के ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन वहाँ पे कास्ट सिस्टम भी है तो वहाँ पे वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है या इसको सोशल मोबिलिटी को थोड़ा बहुत रोक सकता है। तो ये है पाकिस्तानी क्लास सिस्टम। फिर उसके बाद हमारे पास आता है स्टेट सिस्टम। तो इसमें हमारे पास क्या आता है, द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम ऑफ मेडिवल यूरोप। ये मेडिवल यूरोप में ज़्यादा प्रिवेल करता था। इसमें कौन कौन सी ग्रुप्स थी और वो ग्रुप्स किस बेस पे थी, वो ग्रुप जो थी वो लैंड ऑनरशिप के बेस पे थी। मतलब हमारे जो स्टेट सिस्टम था उसमें ये था कि वो लोग जो कि लैंड ऑन करते थे या जिनको राइट होता था कि वो लैंड ऑन कर सके, बाकी जो स्टेटम के लोग होते थे उनको ये हक ही नहीं था कि वो लैंड ऑनरशिप करें, ठीक है। ये हर जो था ये एक प्रिविलेज राइट था जो कि खास लोगों को था। तो वो लोग जो लैंड ऑनरशिप थे या जो लैंड ऑन कर सकते थे उनको अपर स्टेटम मिला, और जो लैंड ऑन करने की जिनको इजाज़त ही नहीं थी या जिनकी कैपेबिलिटीज़ भी नहीं थी, इजाज़त भी नहीं थी लेकिन वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, तो उनको लोअर स्टेटम में आए थे, ठीक है। और जो लैंड ऑनर्स थे वो जो बाकी लोग थे उनसे लाइक पीजेंट्स हो गए, तो उनसे वो काम लेते थे और उसके बदले में उनका क्या था कि वो एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड दे देते थे
उनके जवाब उनके एज अ कॉम्पनसेशन, लेकिन उनसे काम बहुत ज़्यादा लेते थे और एज अ कॉम्पनसेशन को बहुत ही लाइक मीगा वेजेस देते थे उनको, ऐसे स्मॉल स्मॉल पीस ऑफ लैंड देते थे जिसकी बहुत कम अहमियत थी। तो ये है काइंड ऑफ स्टेट सिस्टम जो लैंड ऑनरशिप के बेस पे था। और लैंड ऑनरशिप कौन सा सिस्टम होता है? फ्यूडलिज्म सिस्टम। तो हम कह सकते हैं कि स्टेट सिस्टम जो था फ्यूडलिज्म के बेस पे था। फ्यूडलिज्म क्या है? इट इज द सिस्टम ऑफ रिसीविंग लैंड फ्रॉम अ किंग एंड इन रिटर्न वर्किंग एंड फाइटिंग फॉर हिम। आप कोई मास्टर है, आप उसको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में वो आपको लैंड देता है, तो ये है फ्यूडलिज्म। इसी तरह स्टेट सिस्टम में भी जो अपर स्टेटम के लोग थे वो लोअर स्टेटम के लोगों से सर्विसेज लेते थे, वो खुद काम नहीं करते थे। वो ये समझते थे कि काम करना जो है ये तो हमारी बेइज्जती है अगर हम काम करेंगे, इट इज समथिंग बेनिथ आवर डिग्निटी। ठीक है, हमारा जो स्टेटस है, हमारे साथ काम करना ये जो है हमारे साथ सूट नहीं होता। ये काम तो सिर्फ गरीब लोगों के लिए, तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जिनके पास लैंड नहीं है। तो जिनके पास लैंड होता था ये खुद काम नहीं करते थे, जो बाकी स्टेटम होते थे उनसे काम लेते थे, सर्विसेज लेते थे और उसके बदले में उनको स्मॉल पीस ऑफ लैंड देते। ठीक है, तो ये है स्टेट सिस्टम। अच्छा, हम पढ़ते हैं इसका पैरामिड पढ़ते हैं। अच्छा, जो स्टेट सिस्टम ऑफ मेडिवल यूरोप था वो इस तरह था कि सबसे टॉप पे तो पॉप चर्च आता था और पॉप चर्च को वो इक्वेट करते थे गॉड से। मतलब चर्च जो कहता था बस वही इनके लिए क्रिश्चियनिटी थी, वही इनके लिए गॉड था। अच्छा, जो पॉप की अथॉरिटी थी वो सब बहुत इन्फ्लुएंशियल थी। उसके बाद आया किंग। किंग जो था जब वो क्राउन होता था तो वो उसको चर्च की इजाज़त की ज़रूरत होती थी। ठीक है, ये उसकी इजाज़त के बगैर ये किंग जो है ये क्राउन नहीं हो सकता था। तो ये जो क्लर्जी थी ये उस वक्त की एक पॉलिटिकल पावर थी। ये हर एक से कलेक्टिव टैक्सेस लेते थे और ये डिसाइड कोई भी इनके जो पराया है, जिनकी जो पैरिश सॉरी इनकी जो स्टेट है उसकी बाउंड्रीज में जो लोग भी रहते थे तो उनसे एक कलेक्टिव टैक्सेस लेते थे। साथ में इनके पास बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ लैंड जो है ये ऑन करते थे। चर्च या जो पॉप होते थे इनके पास लैंड बहुत ज़्यादा होती थी और जो किंग था उसको पॉप की ज़रूरत थी कि वो क्राउन हो सके। किंग जो चर्च की इजाज़त के बगैर ये रूल नहीं कर सकता था। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा स्टेटम क्या था? नॉबल्स एंड लॉर्ड्स वो थे जो कि वेल्थी फैमिलीज थी, ये कंट्री को रूल करते थे। किंग जो है ये नॉबल्स को असाइन करते थे और इनका जो मेन सोर्स ऑफ वेल्थ था वो लैंड था। ठीक है, जो लैंड था ये जो चर्च था वो भी ऑन करते थे, किंग और नॉबल्स ये तीनों वो कैटेगरीज थी जो कि लैंड ऑनरशिप रखती थी। ठीक है, अच्छा, जो नॉबल्स एंड लॉर्ड्स थे तो इनको ये लगता था कि हम जो है हम काम नहीं करेंगे क्योंकि काम जो है ये सम लाइक ये लोग समझते थे कि हम तो नॉबल्स हैं, हम तो लॉर्ड्स हैं, हम तो मास्टर्स हैं, तो ये काम करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि ये लोग तो वेल्थी भी थे। तो ये लोग जो लोअर स्टेटम है लाइक नाइट्स एंड वैसल्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, इनसे काम लेते थे। ठीक है, तो ये है कि किस तरह ये किंग और नॉबल्स एंड लॉर्ड्स थे ये अपर स्टेटम में है क्योंकि इनके पास लैंड ऑनरशिप थी। फिर उसके बाद है नाइट्स एंड वैसल्स। नाइट्स एंड वैसल्स वो लोग थे जो कि मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करते थे नॉबल्स को और ये लोग वो लोग थे फॉर एग्जांपल ये मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते थे चूंकि इनके पास कोई लैंड नहीं था। नाइट्स एंड वेसल्स के पास कोई लैंड नहीं था तो ये क्या करते थे कि ये नॉबल्स एंड लॉर्ड्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। लाइक इनके लिए बैटल्स में जो नाइट्स है ये वो लोग थे जो कि बैटल्स, वॉर्स और क्रूसेडर थे जो कि साथ में लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर भी थे। ठीक है, और जो वेसल्स थे ये वो लोग थे जो कि जिनको मतलब थोड़ी बहुत मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री सर्विसेज चाहिए नॉबल्स को, या सम टाइम इस तरह होता था कि लॉर्ड्स को कोई एडवाइस चाहिए किसी भी मैटर के हवाले से तो ये वैसल्स से लेते थे। तो ये वाली जो कैटेगरी ये थर्ड पे आती है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास मर्चेंट्स, फार्मर्स, ट्रेड्समैन एंड क्राफ्ट्समैन आते हैं। ये वो लोग थे जो कि नाइट्स एंड वैसल्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। ठीक है, नाइट्स एंड वैसल्स नॉबल्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते थे और ये लोग जो है ये इनको सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। तो मर्चेंट्स में हम मर्चेंट्स वो लोग थे जो कि बिजनेसेस में हिस्सा लेते थे, जिन्होंने रिटेल या ट्रेड में हिस्सा लेते थे। फार्मर्स वो लोग थे
जो कि मुख्तलिफ वो थे सॉइल थी, 2/3 ऑफ सॉइल, तो उसको वो प्रिपेयर करते थे। वो जो फार्मर्स थे वो खुद फार्मिंग नहीं करते थे, वो सॉइल को प्रिपेयर कर लेते थे। फार्मिंग करना फिर पीजेंट्स और सर्फ का काम था, मतलब उसमें फिर चीजें उगाना। फार्मर्स का काम क्या था, उस सॉइल को प्रिपेयर करना, ठीक है। तो ये उसको जो है प्रिपेयर कर लेते थे, लेकिन हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप जो फिर पीजेंट्स करते थे। अच्छा, जो ट्रेड्समैन थे, ट्रेड्समैन जो थे ये वो लोग थे जो कि ये भी मुख्तलिफ किस्म के ट्रेड्स में इनके साथ हिस्सा लेते थे। ये टेलर्स, लाइक फॉर एग्जांपल स्वॉर्ड मेकर्स थे, बिगेस्ट इंडस्ट्री सेक्टर थी इनकी। जो जो नाइट्स एंड वेसल जो स्वॉर्ड्स वगैरह बैटर्स में यूज़ करते थे वो इनको ट्रेड्समैन प्रोवाइड करते थे, ठीक है। ये स्वॉर्ड्स बनाना, क्योंकि बैटर्स में उस वक्त ज़रूरत थी, इस तरह की चीज़ें जो कि इनकी ज़रूरत थी नाइट्स एंड वेसल्स की, वो ट्रेड्समैन बनाते थे। साथ में फिर उसके बाद हमारे पास एक क्राफ्ट्समैन। क्राफ्ट्समैन वो लोग थे जिनके हमारे जो कि इनकी लाइक ज़रूरत की चीज़ें होती है, जो आम ज़रूरत की चीज़ें होती है, जो वॉर्स में यूज़ नहीं होती, लाइक फॉर एग्जांपल टेबल हो गया, चेयर हो गया, तो इस किस्म की चीज़ें जो है वो क्राफ्ट्समैन बनाते थे, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी थी, ये ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी जो नाइट्स एंड वेसल्स के काम आ जाए। फिर उसके बाद लास्ट कैटेगरी थी पीजेंट्स एंड सर्व्स की। पीजेंट्स वो लोग थे जिनके पास नो एजुकेशन, कोई एजुकेशन नहीं थी, लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे इनके, डर्टी क्लोथ्स इनके होते थे क्योंकि इनके पास कोई ज़्यादा एसेस नहीं थी चीज़ों की, और इनके पास लिटिल लैंड था। और वो लैंड कैसे है वो अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर्व्स जो है, सर्व्स वो लोग थे जो कि जो लैंड जो सॉइल फार्मर्स ने प्रिपेयर किया था, सर्व्स फिर क्या करते थे, उस सर्व्स या पीजेंट्स, इनका ऑलमोस्ट सिमिलर जॉब ही होता था कि ये फिर उस चीज़ को फिर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप उसमें करते थे, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास ये एक कैटेगरी हो गई जिसमें हमने डिस्कस किया कि हर बंदे का क्या स्टेटस या क्या काम था। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने जो ये निशानात लगाए, इसका क्या मतलब है, जो एरो है। अच्छा, इस पर थोड़ा फोकस, थोड़ा अटेंशन की ज़रूरत है। किंग जो है, जिसे हमने डिस्कस किया, किंग जो है वो जो नॉबल्स एंड लॉर्ड्स थे इनको लैंड्स देते थे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। किंग जो थे वो नॉबल्स एंड लॉर्ड्स को लैंड देते थे, क्योंकि नॉबल्स एंड लॉर्ड जो थे वो किंग की खिदमत करते थे। इसके जवाब में क्या होता था कि जो ज़मीन नॉबल्स और लॉर्ड्स को मिल जाती थी, चूंकि वो ज़्यादा ज़मीन होती थी, तो उस ज़मीन का हिस्सा करके आधी ज़मीन ये नाइट्स एंड वेसल्स को दे देते थे, क्योंकि नाइट्स एंड वेसल्स इनकी सर्विसेज करते थे, समझ है, ठीक है। मतलब कि नाइट्स एंड वेसल्स इनकी सर्विसेज करते थे, तो वो इनको जवाब में लैंड देते थे। इसी तरह जो ज़मीन नाइट्स एंड वेसल्स को नोबल से मिल जाती थी, वो ज़मीन नाइट्स एंड वेसल्स आगे मर्चेंट्स को उसमें से स्मॉल पोर्शन, मतलब उसका भी हाफ का भी हाफ आप कर दे, तो उसका जो स्मॉल पोर्शन रह गया वो मर्चेंट्स और फार्मर्स, ट्रेड्समैन और क्राफ्ट्समैन में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, क्योंकि इसके जवाब में मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्समैन जो थे वो इनको सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। समझ आइए कि मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्समैन चूंकि नाइट्स एंड वेसल्स के लिए काम करते थे, उनके लिए स्वॉर्ड्स बनाते थे, उनके लिए बाकी काम करते थे, तो ये क्या है कि उनके लिए चेयर्स, टेबल, जिनकी ज़रूरत की चीज़ें होती थी वो बनाते थे, इनके लिए ट्रेडिंग करते थे। तो इसीलिए सर्विसेज ये लोग इनको प्रोवाइड करते थे। जवाब में जो लैंड नाइट्स एंड वेसल्स को मिली है, तो वो वाली लैंड ये लोग क्या करते थे कि उसका भी हाफ हिस्सा करके, ये नहीं कि पूरी ज़मीन दे देते थे, इनके पास अपनी मलकियत भी होती थी, लेकिन उसको भी फर्दर डिवाइड करके जो हिस्सा रह जाता था वो इनको दे देते थे। इसके जवाब में मर्चेंट्स क्या करते थे, मर्चेंट्स उस ज़मीन का मजीद हिस्सा करके, मतलब इस जब आप इस ज़मीन का और भी हिस्सा कर दे तो मतलब अ फ्रैक्शन ऑफ लैंड, फ्रैक्शन ऑफ पीस, वो मिलता था पीजेंट्स को, जिनको सबसे कम लैंड मिलता था। इसी वजह से इनकी अहमियत सबसे कम थी, क्योंकि इनके पास लैंड ऑनरशिप सबसे कम था। जिस तरह हमने डिस्कस किया, मेडिवल यूरोप का जो स्टेट सिस्टम था वो लैंड ऑनरशिप के बेस पे था। तो ये मर्चेंट्स और फार्मर्स जो थे, ये उस लैंड का भी मजीद टुकड़े करके जो उसका सबसे कम हिस्सा रह जाता था वो पीजेंट्स और सर्फ को दे देते थे, और जवाब में पीजेंट और सर्फ क्या करते थे, वो इनको सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। पीजेंट और सर्फ इनके लिए काम करते थे। जैसे हमने डिस्कस किया कि फार्मर जो थे वो सॉइल
प्रिपेयर कर लेते थे, उसमें फिर हार्वेस्टिंग करना पीजेंट्स का काम था। तो इसमें ये वाले जो एरो मैंने लगाए हैं, ये मैंने लैंड के बेस पे बनाए कि किंग जो है वो लैंड नोबल्स को देते, नोबल्स लैंड का कुछ हिस्सा फिर नाइट्स को देते, फिर ये लोग जो है कुछ लैंड का कुछ हिस्सा फिर जो है मर्चेंट्स को देते, और जो कि बाद में पीजेंट्स को देते हैं। लेकिन ये वाले जो एरो मैंने लगाए सर्विसेज के बेस पे हैं कि पीजेंट जो है ये सर्विसेज मर्चेंट्स को प्रोवाइड करते थे, मर्चेंट सर्विसेज नाइट्स को प्रोवाइड करते थे, और फिर ये नाइट्स लोग जो है नोबल्स को करते थे, और नोबल जो फिर किंग को। तो इसी तरह सर्विसेज जो है वो मतलब बॉटम से स्टार्ट होती है, और जो लैंड ऑनरशिप है वो अपर से स्टार्ट होकर नीचे तक आता है। तो इसमें नुकसान क्या हुआ? सबसे ज्यादा नुकसान पीजेंट्स का है कि सर्विसेज तो ये ज्यादा देते हैं, लेकिन जवाब में इनको फ्रैक्शन ऑफ पीस ऑफ लैंड मिलता है, जो कि मर्चेंट्स और फार्मर्स और ट्रेड्समैन और क्राफ्ट्समैन जो है कि उसका भी सबसे आखिरी जो सबसे कम हिस्सा रह जाता था वो इनको मिल जाता था। तो ये था स्टेट सिस्टम ऑफ मेडिवल यूरोप, द लास्ट टाइप, द फोर्थ टाइप ऑफ द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स क्या है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं। इसको आप कह सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, आल्सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, दोनों की हेडिंग्स में आ सकता है, ठीक है। अच्छा, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट्स का मतलब ये कि कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपके सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को। इसमें हमारे पास डिटर्मिनेंट्स में हमारे पास स्ट्रक्चर डिटर्मिनेंट्स आते हैं। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेंट्स वो होते हैं जो कि हमारी सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन की तरफ से हैं या हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर की तरफ से हैं, ठीक है। और कुछ हमारे इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स आते हैं। इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स वो होते हैं जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे, एक बंदा ज्यादा काबिल है दूसरा कम काबिल है, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हुए ना, इसमें तो सोसाइटी या गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है, तो ये इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स है। पहले हम स्ट्रक्चर डिटर्मिनेंट्स में हम पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से आते हैं। पहला आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर डिपेंड करता है आपकी सोसाइटी का ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर क्या है। लाइक आपकी सोसाइटी में कौन से ऑक्यूपेशन को वैल्यू किया जाता है, ये हर सोसाइटी का अपना होता है। जैसे पाकिस्तानी सोसाइटी में टैक्सी ड्राइवर्स की बहुत कम वैल्यू होती है, लेकिन अगर आप यूके जाए इन कंट्रीज में इनकी अहमियत ज़्यादा होती है। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हर सोसाइटी का अपना होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर अदर किस बेस पे है, अगर वो अपर क्लास है, और अपर क्लास में कौन कौन आते हैं, लाइक फ्यूडल, अगर मैं पाकिस्तानी एग्जांपल लूँ तो उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स आते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, जनरल्स आते हैं, ये सारे हमारे अपर स्ट्रेटम में आते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी। लोअर क्लास में क्या आता है, अनस्किल्ड लेबर आते हैं, कारपेंटर आते हैं, स्वीपर आते हैं। तो आपका क्या ऑक्यूपेशन है और उस ऑक्यूपेशन की उस सोसाइटी में क्या वैल्यू है, वो डिटरमिन करेगी कि आपका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में कौन सी जगह आपको मिलेगी। सेकंड में फिर हमारे पास है अपॉर्चुनिटी अवेलेबिलिटीज। हमारी सोसाइटी में या मतलब डिटरमिन करता है कि आपकी सोसाइटी में अपॉर्चुनिटीज या लेवल प्लेइंग फील्ड कितनी है, आपकी सोसाइटी में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अच्छा, ये डिटरमिन करता है कि आपकी सोसाइटी में अपॉर्चुनिटीज कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड के मुताबिक मिलती है, कितना लेवल प्लेइंग फील्ड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट मीन्स के आपकी सोसाइटी में करप्शन कितना है, नेपोटिज्म कितना है, डिसरिगार्ड फॉर मेरिट कितना है, कितना मेरिट को वैल्यू करते भी है कि नहीं करते। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड है फिर तो इसका मतलब कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में आपका स्टेटस बहुत जल्दी चेंज हो सकता है। लेकिन अगर नेपोटिज्म, करप्शन है हर जगह पे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है एजुकेशन में, वीक इकोनॉमी है और कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज्यादा है हर चीज में, तो फिर हम अगर लेजिटिमेट मीन बहुत कम है तो फिर मुश्किल है कि आप किसी अपर स्टेटम तक जो है किसी का एसेस हो। तो ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबिलिटी भी डिपेंड करती है। उसके बाद है मोड ऑफ इकोनॉमी। मोड ऑफ इकोनॉमी मीन्स कि आपकी सोसाइटी अदर की एग्रीकल्चर है, क्या मोड ऑफ इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर के बेस पे है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेस पे है, टेक्नोलॉजी के बेस पे है, क्या सर्विसेज के बेस पे है, किस बेस पे है। तो इस बेस पे भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट करता है। अगर एग्रीकल्चर के बेस पे है तो फिर हमारे पास फ्यू हाई स्टेटस पोजीशंस आते हैं। अगर हमारे पास इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी है फिर तो सोशल मोबिलिटी बहुत हाई होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि मोबिलिटी एड्स एंड बैरियर्स कहते हैं, मतलब आपकी सोसाइटी में गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प आपको मिलती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप ले ले कोटा सिस्टम जिस तरह है किसी भी सोसाइटी में, तो वो मोबिलिटी एड है, मतलब वो जो हुकूमत है वो आपकी मदद करती है। वो जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज होती है तो उनको एक काइंड ऑफ कोटा सिस्टम देते हैं ताकि वो भी अपर मोबिलिटी हो सकते हैं। तो एक सोसाइटी में मोबिलिटी एड्स कितना है, गवर्नमेंट की
तरफ से, वो भी डिपेंड करता है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होगी। और बैरियर्स मतलब ये कि इस तरह की सोसाइटी है जहाँ पे साइकिल ऑफ पॉवर्टी चलता रहता है, एब्सोल्यूट है या बैरियर पावर सॉरी एब्सोल्यूट है या रिलेटिव पॉवर्टी है। यह डिपेंड करता है कि मतलब जिस तरह हमने बैरियर्स डिस्कस किए, करप्शन वगैरह, या मोबिलिटी एड्स अगर नहीं है तो मतलब वो भी एक बैरियर है ना, कि अगर आपके पास कोई कोटा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे मार्जिनलाइज कम्युनिटी अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर सके। फिर उसके बाद पावर, आपकी सोसाइटी में पावर जो है वो किस बेस पे है, लाइक लोग किस चीज़ को पावर कहते हैं। कुछ सोसाइटी जो होती है वहाँ पे अगर आउटस्पोकन लोग हैं, पब्लिक स्पीच अगर कर सकते हैं तो उनको ज़्यादा वो लोग समझते हैं कि इनको ज़्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए। तो पावर का परसेप्शन भी हर सोसाइटी का डिफरेंट है, ठीक है। कुछ सोसाइटीज़ में जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, ज़्यादा पावर होता है। कुछ सोसाइटीज़ में जो कि आईटी में ज़्यादा तेज़ होते हैं तो उनको ज़्यादा पावर ज़्यादा उनके पास जो है डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ होती हैं। तो डिपेंड करता है। तो अगर एक सोसाइटी का पावर स्ट्रक्चर क्या है वो भी डिटरमिन करता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को। फिर उसके बाद लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, आपकी सोसाइटी किस चीज को ज्यादा प्रेस्टिजियस मानती है, किस चीज को, फॉर एग्जांपल लाइक का मतलब है कि आपकी सोसाइटी इस चीज को ज्यादा लेवल ऑफ रिस्पेक्ट मानती है कि एक बंदे की नोबिलिटी क्या है, क्या है कि वो ड्रिंकिंग नहीं करता, वो अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करता, वो एडल्ट्री नहीं करता, वो गैम्बलिंग नहीं करता, वो फ्रॉड नहीं करता, तो वो ज्यादा नोबल है। या अगर वो कम्युनिटी में ज्यादा पार्टिसिपेशन कर रहा है तो वो ज्यादा नोबल है। या जो वेलफेयर एक्टिविटीज में ज्यादा पार्टिसिपेशन कर रहा है वो ज्यादा नोबल है। तो क्या मतलब क्राइटेरिया क्या है लेवल ऑफ रिस्पेक्ट का। या फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाकिस्तानी सोसाइटी ले ले तो जो एक तो सोशल इविल से अगर बंदा फ्री है, जैसे ड्रिंकिंग नहीं करता, तो उसको अहमियत तो मिलती है, लेकिन वो उतनी नहीं होती जितनी कि एक वेलफेयर में अगर आप काम करें, एक वेलफेयर एक्टिविटी में, तो उसको जितनी मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ईदी फाउंडेशन हो गया पाकिस्तान में, तो उनका ये है कि वेलफेयर एक्टिविटीज़ अगर एक उसमें आप काम कर रहे हो और ज़्यादा सोसाइटी को उसको बेनिफिट मिल रहा है, तो ऑफकोर्स उनके साथ लेवल ऑफ रिस्पेक्ट पाकिस्तान सोसाइटी में ज़्यादा है। और पाकिस्तान सोसाइटी में जो रिलीजियस लीडर है उनको भी एक ज़्यादा प्रेस्टीज मिलता है, उनकी हर वर्ड्स को भी बहुत ज़्यादा एज इवन के पॉलिटिशियन से ज़्यादा उनके वर्ड्स का इम्पैक्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है कास्ट, आइदर आपकी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम किस बेस पे है, आइदर वो ऑक्यूपेशन के बेस पे जिस तरह हमने डिस्कस किया इंडिया का, या वो रेस के बेस पे है जिस तरह हमने साउथ अफ्रीका का डिस्कस किया। तो किस बेस पे है वो भी डिटरमिन करती है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होगा। फिर उसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हमारे पास आते हैं एबिलिटी डिफरेंसेस। एबिलिटी डिफरेंसेस क्या है, मतलब आईक्यू लेवल डिफरेंस कितना है। एक बंदे का हाई आईक्यू है तो वो सोशल मोबिलिटी ज़्यादा आसानी से वो अपवर्ड मोबिलिटी कर सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्पिटिबल वो है, कैपेबल है। इस पे साथ में कि आपकी एबिलिटी में रिस्क एवर्जन वो ट्रेड कितना है, मतलब आपकी पर्सनालिटी किस तरह की, आइदर आप रिस्क जो ले सकते हैं या आप रिस्क को अवॉइड करते हैं, आप किस तरह का रिएक्ट करते हैं जब आपके सामने रिस्क आता है। आप ज़्यादा रिस्क लेते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आप इन चीज़ों को जो है कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। तो ये भी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है, पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं। सेकेंड है वैल्यू स्ट्रेच हाइपोथेसिस। वैल्यू स्ट्रेच हाइपोथेसिस है कि जब भी आप एक पोजीशन तक पहुंचते हैं उसके कुछ वर्क इथिक्स होते हैं, ठीक है। मतलब आपने एक ऑर्गेनाइज वे में आपने मेहनत करनी है, तो आप में वो पर्सनैलिटी कितनी पाई जाती है, वर्क इथिक कितना है, आपका स्टेमिना कितना है, आप किस हद तक उस बिहेवियर को, जिसको हम कहते हैं गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर आप किस हद तक अडॉप्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद है डिफर्ड ग्रेटिफिकेशन पैटर्न। जो लोग मेहनत करते हैं वो आजकल की जो खुशियां है वो आपने कॉम्प्रोमाइज करनी है तो कल आपको फल मिलेगा। इस तरह नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैं आज भी आप जो सब कुछ मोमेंट्स आ रहे मैं इसको भी इंजॉय करूं, कल के मोमेंट्स भी इंजॉय करूं और फिर जाके मैं सक्सेसफुल बनूं। तो इस तरह का बिहेवियर जो है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। तो डिफर ग्रेटिफिकेशन पैटर्न ये है कि आपकी जो अभी की वो है ग्रेटिफिकेशन है या सेटिस्फैक्शन कह लें, ऐसे मोमेंट्स को आप डिफर करें, आप उसको पोस्टपोन करें। आप खुद पे कितना आपका पेशेंस है, कितना आपका सेल्फ कंट्रोल है अपने आप पे, कि आप ऐसे मोमेंट्स को अवॉइड करते हैं और आप अपने जो मेन ऑब्जेक्टिव है उस पर फोकस करते हैं, आप कॉम्प्रोमाइजेस देते हैं ताकि आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए। तो आपकी पर्सनैलिटी में इस तरह के ट्रेड्स किस तरह के हैं, आइदर आपकी पर्सनैलिटी इस लिहाज से स्ट्रांग है, वीक है, तो ये भी डिटरमिन करता है कि आपकी जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो किस तरह का होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास थे कुछ डिटर्मिनेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। फिर उसके बाद हमारे पास आता है थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। थ्योरीज हमने पढ़नी है।
अच्छा, थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में हमारे पास स्ट्रक्चर फंक्शन इस पर्सपेक्टिव आता है। जब भी आप सोशियोलॉजी में कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो यही पर्सपेक्टिव से आप उसको पढ़ते, उसके इसके लेंस से पढ़ते हैं। तो एक स्ट्रक्चर फंक्शनिस्ट है जो कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के फेवर में है, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है जो कि इसके अगेंस्ट है, और तीसरा जो है वो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म है जो कि माइक्रो लेवल एनालिसिस करता है। ठीक है, तो हम अब इन थ्योरीज को भी पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। फर्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट व्यू। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट किस तरह देखते हैं? स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज अ वे टू रिवॉर्ड इंडिविजुअल्स हु कंट्रीब्यूट मोस्ट सोसाइटी वेलबींग। स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट कहता है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हमारी सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, इसका बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंस है। अब ये भी हैरानी की बात है अगर मैं कहूँ कि हमारी सोसाइटी में अगर एलीट क्लास है और पुअर क्लास है तो ये हमारी सोसाइटी के लिए कैसे बेनिफिशियल है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट कहता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम तमाम जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए हम रिवॉर्ड्स इक्वल कर लें, जो डॉक्टर है और जो गेट कीपर है उन दोनों को हम एक स्टेटस दे दें क्योंकि हमने इक्वालिटी लानी है, तो क्या डॉक्टर भी मेहनत करेंगे कि वो एक जो है ट्रेनिंग से पास होके इतना मेहनत करे और इतना जो है, क्यों वो खुद को कोशिश करेंगे कि इतना कॉम्प्लेक्स प्रोफेशन में जाए? फिर वो भी गेट कीपर बनेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर फंक्शनिस्ट कहता है कि ये असल में एक मोटिवेशन फोर्स है। अगर हम रिवॉर्ड्स अनइक्वल नहीं रखेंगे, रिवॉर्ड्स का मतलब पे है, ठीक है, अगर हम पे अनइक्वल नहीं रखेंगे तो जो डॉक्टर है फिर वो भी मेहनत नहीं करेगा और हमारी सोसाइटी में किल्लत हो जाएगी डॉक्टर्स की, वो नहीं बनेंगे फिर डॉक्टर, वो भी कहेंगे कि हम भी गेट कीपर बन जाते हैं, हम भी सफाई का काम कर लेते हैं, क्योंकि इसकी कोई, अगर दोनों को इक्वल पे ही मिलनी है, दोनों का एक ही जैसा स्टेटस है सोसाइटी में, तो फिर हम कितना इतनी जो है ट्रेनिंग से जाएं। इसके अलावा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो फंक्शन इस पर्सपेक्टिव में ये भी कहता है कि अगर हमारे सोसाइटी में कुछ लोगों को अपर स्टेटस मिल रहा है, कुछ को लो मिल रहा है, तो ये इनइक्वालिटी नहीं है, बल्कि ये असल में ये समथिंग ज़रूरी है, मतलब हमारी सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, और ये हमारी हेल्प करता है कि हमने मैरिड लोगों को उनकी डिजर्विंग ऑक्यूपेशंस दिए हैं, इट्स समथिंग नेसेसरी। और उसने कहा कि ये इस बेस पे है क्योंकि कुछ जॉब जो है वो हमारी सोसाइटी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, कुछ कम कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर है तो वो हमारी सोसाइटी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है एज कम्पेयर टू अ गार्बेज कलेक्टर, अकॉर्डिंग टू अ फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, कि ये हमारी सोसाइटी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसलिए इनको ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। इसमें इनइक्वालिटी की कोई बात नहीं है, इट इज़ समथिंग जस्टिफाइबल। ठीक है, तो फंक्शनलिस्ट कहता है कि हमारी सोसाइटी में दो किस्म की जॉब्स होती है, एक इंपॉर्टेंट जॉब्स होती है, एक कॉमन जॉब्स होती है। इंपॉर्टेंट तो वो जॉब्स होती है जिसे हमने डिस्कस किया, जिसके लिए खास ट्रेनिंग चाहिए, जो कि हर बंदा परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन कॉमन जॉब्स वो होती है जो हर बंदा परफॉर्म कर सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल गार्बेज कलेक्टर का जॉब है तो वो कोई भी परफॉर्म कर सकता है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आंसरिंग अ टेलीफोन टीचर, ठीक है, जिस तरह ये टेलीफोन जॉब जो होते हैं जो कि क्या है, कम्युनिकेशन सर्विसेज जो होती है, तो ये भी हर बंदा कर सकता है, इसके लिए इतनी कोई खास स्किल्स नहीं चाहिए। तो फंक्शनलिस्ट कहता है कि अगर हमने इंपॉर्टेंट और कॉमन जॉब्स में डिजर्विंग लोगों को लाना है, मतलब इंपॉर्टेंट जॉब्स में हमने डिजर्विंग लोगों को लाना है, तो हमें स्ट्रेटिफिकेशन करनी पड़ेगी। अदरवाइज फिर हमारे पास क्या होगा कि अगर हम रिवॉर्ड्स इक्वल करेंगे तो फिर जो लोग इंपॉर्टेंट जॉब्स के लिए आज मेहनत कर रहे हैं वो भी कल गवर्नमेंट जॉब्स में आ जाएंगे, वो भी कल कहेंगे नहीं बस मैं भी सफाई कर लेता हूँ कि दोनों को जॉब्स पे तो इक्वली मिलनी है ना। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड इज नेसेसरी एंड इट इज मॉरली जस्टिफाइड एंड इट इज बेनिफिशियल टू ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, so it is actually the motivation टू परफॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स। मतलब अगर हम एक बंदे को ज़्यादा पे दे रहे हैं और दूसरे को कम दे रहे हैं, तो ये असल में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं हमारी सोसाइटी के, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉब्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये उनके लिए एक मोटिवेशन फोर्स है, इसमें इनइक्वालिटी की कोई बात नहीं है। ये स्ट्रक्चर फंक्शन इस कहता है। अच्छा, डेविस एंड मोरे थीसिस स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट में हमारे पास एक थ्योरी आती है। डेविस एंड मोरे थीसिस कहता है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हैज बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द ऑपरेशन ऑफ सोसाइटी। जैसे हमने डिस्कस किया, स्मूथ रनिंग ऑफ सोसाइटी के लिए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का जरूरी है। डेविस एंड मोरे थीसिस इज वन ऑफ द theory which is involved in a structure functionalist regarding this social stratification। तो ये कहता है कि
सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बेस इस पे है कि पीपल हु कंट्रीब्यूट मोर टू सोसाइटी आर पे मोर व्हाइल दोस हु कंट्रीब्यूट लेस लेस आर पे लेस। इसमें कोई इनइक्वालिटी की बात नहीं है। कुछ हमारी सोसाइटी के लोग हैं वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम उनको ज़्यादा पे दे रहे हैं, कुछ लेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसको हम लेस पे दे रहे हैं। इसमें क्या इनइक्वालिटी की बात है। लेकिन ये जो डेविस एंड मोरे थीसिस है, देखने में तो ये बहुत मतलब कॉमन सेंस की बात लग रही है कि वाकई कुछ लोग जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ लोग कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन इस फंक्शनलिस्ट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया मेल्विन ट्यूमन ने। मेल्विन ट्यूमन की डेफिनेशन जो है वो हमने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की डेफिनेशन जो हमने बिल्कुल स्टार्ट लेक्चर में पढ़ी वो उन्होंने दी थी, ठीक है, मेल्विन ट्यूमन ने। अच्छा, वो फर्स्ट थी जिन्होंने इस फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में इन्होंने आइडेंटिफाई किया फ्लॉस को। और वो फ्लॉस क्या थे? अकॉर्डिंग टू मेल्विन ट्यूमन, अगर हम ये कहें कि कुछ जॉब्स इंपॉर्टेंट जॉब्स है और कुछ जॉब्स है वो लेस इंपॉर्टेंट जॉब्स है, पहले तो फंक्शनलिस्ट जो है वो हमें ये बताए कि किस बेस पे ये लोग कह रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जॉब्स है और कुछ अनइम्पॉर्टेंट है। किस बेस पे ये कह रहे हैं? इनके पास आधा कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, कोई स्केल है जिसपे ये मैयर करे, किस बेस पे कह रहे हैं? और दूसरा, मेल्विन ट्यूमन के मुताबिक अगर हम ये कंसिडर करें कि डॉक्टर की जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन गार्बेज कलेक्टर की जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट, जो फंक्शनलिस्ट कहते हैं, ये सरासर गलत है। क्योंकि मेल्विन ट्यूमन के मुताबिक अगर हम कहें कि ठीक है डॉक्टर जो है फॉर एग्जांपल ट्रांसप्लांटिंग द ऑर्गन वो ये जॉब परफॉर्म कर रहे हैं तो वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो ये भी कहता है कि अगर गार्बेज कलेक्टर, जिसको हम लीस्ट इंपॉर्टेंट जॉब कह रहे हैं, अगर वो अपना जॉब परफॉर्म ना करे तो क्या होगा जवाब में? हमारी सोसाइटी में एपिडेमिक्स आ जाएंगे, गंदगी बढ़ेगी, डिजीजेस और भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर वो अपना जॉब परफॉर्म नहीं करेंगे, डॉक्टर्स पे प्रेशर आएगा, ज़्यादा लोग बीमार होंगे, ज़्यादा गंदगी होगी, ज़्यादा अनहाइजेनिक कंडीशन होगी, लोग बीमार होंगे, डॉक्टर प्रोफेशन पे इतना प्रेशर आएगा कि वो कोलैप्स ही कर जाएगा हेल्थ इंस्टीट्यूशन। तो किस बेस पे आप कह रहे हैं कि एक जॉब जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरी जॉब कम इंपॉर्टेंट है? ये हम किस बेस पे कह सकते हैं? इसकी कोई बेस ही नहीं है। ये आप खुद से एज्यूम कर रहे हैं कि एक जो हमारी सोसाइटी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। डेविस जो मेल्विन ट्यूमन के मुताबिक दोनों जॉब्स इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। तो ये इसके जो डेविस एंड मोरेथिसिस या फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, इस पे आप क्रिटिसिज्म लिख सकते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड जो व्यू है या थ्योरी है वो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरी कहती है कि इट बेनिफिट्स सम पीपल एंड डिसएडवांटेज द अदर्स। हमारी सोसाइटी में जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो कभी भी सोसाइटी का एज अ होल बेनिफिट नहीं करे, जिस तरह फंक्शनलिस्ट कहते हैं, बल्कि वो सोसाइटी के कुछ स्मॉल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को बेनिफिट कर रही है, बाकी तो पूरी पॉपुलेशन डिसएडवांटेजेस में है। एंड कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कहता है में हमारे पास मोस का आर्ग्यूमेंट आते हैं, कार्ल मार्क्स के आर्ग्यूमेंट आते हैं, मैक्स वेबर के आर्ग्यूमेंट आते हैं। अच्छा, इसको इन तीनों के आर्ग्यूमेंट को मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें चूंकि हम कंपैरिजन में थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ईजी होगा कि इसको अंडरस्टैंड कर सके। तो वो क्या है कि इसको हम कंपैरेटिव व्यू में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास ये है कि Why stratification exists? इस पे कार्ल मार्क्स, मोस का आर्ग्यूमेंट एंड मैक्स वेबर के आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट व्यू देते हैं। ऑल तो कि तीनों जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को फेवर कर रहे हैं, तीनों सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को एज अ कर्स कह रहे हैं सोसाइटी के लिए, लेकिन तीनों की जो व्यूज है थोड़े बहुत उन्होंने बेसिस जो कॉन्फ्लिक्ट का बताया है वो डिफरेंट बताया है। अच्छा, तो इसमें हम यहाँ पे पहले पढ़ते हैं। जो मोस्का का आर्ग्यूमेंट है वो कहता है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है ऑल तो कि वो हमारे सोसाइटी के लिए मतलब डिसएडवांटेजेस है, हमारी सोसाइटी के लिए कर्स है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ अनअवॉइडेबल। क्योंकि मॉस्का आर्ग्यूमेंट के मुताबिक हमारे सोसाइटी की एक नीड है, वो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जब तक सोसाइटी ऑर्गेनाइज ना हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब उसका एक लीडर हो और बाकी उसके फॉलोअर्स हो, जब तक एक सोसाइटी ऑर्गेनाइज ना हो, उसमें लीडर और फॉलोअर का कॉन्सेप्ट ना आए, वो सोसाइटी सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करती। सोसाइटी की एग्जिस्टेंस के लिए ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी है, वो सोसाइटी ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। तो मोस्ट आर्ग्यूमेंट के मुताबिक हमारा एक नेचुरल नीड है और वो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। और मोस्ट आर्ग्यूमेंट के मुताबिक ह्यूमन नेचर भी एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो सेल्फ सेंटर है। तो इन दोनों के बेस पे उसने बताया कि चूंकि हमारी सोसाइटी में जरूरी है कि एक लीडर होगा और एक फॉलोअर होगा, लेकिन एट द सेम टाइम जो बंदा लीडर बन जाए, चूंकि ह्यूमन नेचर ऐसी है कि वो सेल्फ सेंटर है, तो जो बंदा लीडर बन जाएगा वो अपने पावर को यूज करके अपना ही
पावर अपना ही इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करेगा और दूसरों को सप्रेस करेगा। इस बेस पे वो स्ट्रेटिफिकेशन बनाएगा सोसाइटी में। इस बेस पे स्ट्रेटिफिकेशन आती है कि जो पॉलिटिकल पावर होगा वो अपर स्ट्रेटम में चले जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड करेंगे कि अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए। तो इस केस पे मोस्का आर्ग्यूमेंट कहता है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हमारी सोसाइटी को डिस्ट्रॉक्ट कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज अनअवॉइडेबल हायरार्की, इट इज इनएविटेबल हायरार्की, क्योंकि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी सोसाइटी की नीड है और ह्यूमन नेचर भी इसी तरह है जिसकी एक नेचुरल टेंडेंसी है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। कार्ल मार्क्स क्या कहता है? कार्ल मार्क्स कहता है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हमारी सोसाइटी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पे बेस करती है। हमारी सोसाइटी में नहीं बल्कि ह्यूमन हिस्ट्री अगर हम देखें शुरू से इस तरह हो रहा है कि दो क्लासेस बनती है, एक अपर और एक लोअर। एक के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, दूसरे के पास नहीं है। तो जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है वो अपने पावर को यूज करके वो एक ऐसी स्ट्रेटिफिकेशन बनाते हैं जो कि सिर्फ उसके इंटरेस्ट को फुलफिल करें। तो इस बेस पे कार्ल मार्क्स कहता है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट इसलिए करती है ताकि कैपिटलिस्ट क्लास की इंटरेस्ट को फेवर करें। एंड मैक्स वेबर आर्ग्यूमेंट कहता है, मैक्स वेबर कहता है कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इट इज ऑलवेज मल्टी डायमेंशनल। इसमें हमारे पास जिस तरह हमने शुरू में पढ़ा मैक्स वेबर के 3 कंपोनेंट, वो इसका ये आर्ग्यूमेंट था कि लेवल ऑफ वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज। हमारी सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट करती है या तो वेल्थ डिफरेंस के बेस पे या पावर के बेस पे या प्रेस्टीज के बेस पे। और वो कहता है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हमारी सोसाइटी में अगर फॉर एग्जाम्पल प्रेस्टीज के बेस पे एग्रीकल्चर सोसाइटी में होता है, ठीक है, जो पावर के बेस पे है तो वो हमारे पास ब्यूरोक्रेटिक सोसाइटी में होता है, और जो लेवल ऑफ वेल्थ के बेस पे है वो इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में होता है। तो इसने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल मैक्स वेबर ये भी कहते हैं कि अगर हम कार्ल मार्क्स की बात मान ले कि कम्युनिज्म आना चाहिए सोसाइटी में, कैपिटलिस्ट को ओवरथ्रो करना चाहिए, मैक्स वेबर कहता है कि अगर कम्युनिज्म आया तो वो और भी डिफरेंसेस बढ़ा देगा। हमें समझना चाहिए कि कार्ल मार्क्स जिस तरह कहता है वन डायमेंशनल है, मतलब जस्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ले रहा है, मैक्स वेबर कहता है नो, इट्स मल्टी डायमेंशनल, इट्स नॉट मोनो डायमेंशनल। 3 फैक्टर्स है, हमें इन तीनों पे काम करना है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द लेवल ऑफ वेल्थ। ये लेवल ऑफ वेल्थ तो इसने बताया था ना कार्ल मार्क्स ने, या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या जो भी इस तरह, मतलब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो इट्स नॉट अबाउट इकोनॉमिक्स, इसमें तो पावर भी आता है, इसमें तो प्रेस्टीज भी आता है। इसी वजह से स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट करती है और डिस्ट्रक्टिव है हमारी सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, कॉन्फ्लिक्ट जो पर्सपेक्टिव था। जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है और इसको एक्यूज किया गया है ओवर जनरलाइजेशन के बेस पे। मतलब कि हम ये नहीं कह सकते कि जो कैपिटलिस्ट और वर्कर रिलेशन, फॉर एग्जांपल हम कार्ल मार्क्स का आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं तो ये इनहेरिट है। जब हम ये कहते हैं कि समथिंग इनहेरिट, मतलब ये तो हिस्ट्री में चला आ रहा है, तो मतलब हम ओवर जनरलाइजेशन कर रहे हैं कि हर सोसाइटी में इस तरह है। एंड दिस ओवर जनरलाइजेशन जो है ये असल में निगलेक्ट करती है हमारी सोसाइटी में। ठीक है, ऑल तो के कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास एग्जिस्ट करती है और एक्सप्लॉयटेशन है, लेकिन हमारे क्लास में तो वर्किंग क्लास को फेयर वेजेस भी मिलती है, उनको भी तो अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि वो उनके पास अगर उनके साथ अगर नाइंसाफी हो रही है तो वो लेबर यूनियन ज्वाइन करे, वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में जाए। तो इस तरह का नहीं है जिस तरह एक काइंड ऑफ स्वीपिंग ओवर जनरलाइजेशन है कि कोई भी जनरलाइज स्टेटमेंट कह दे कि जिस स्ट्रेटिफिकेशंस तो इस तरह एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है लेंस्की सिंथेसिस। अच्छा, हमारे पास एक स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट व्यू था जिसमें हमने पढ़ा डेविस एंड मोरे थीसिस। फिर उसके बाद हमारे पास आया कॉन्फ्लिक्ट जिसमें हमने मोस्का आर्ग्यूमेंट पढ़ा, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर। फिर हमारे पास आता है लेंस्की सिंथेसिस। इसको अगर हम गौर से देखें वही पैटर्न है जो कि हैगल ने बताया, थीसिस, एंटीथीसिस एंड देन सिंथेसिस। थीसिस स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट का है, एंटीथीसिस कॉन्फ्लिक्ट का है, एंड देन सिंथेसिस उसके रिजल्ट में लेंस्की का है। और लेंस्की जो है वो स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट दोनों को लेता है और वो इसके लिए डिफाइन करता है। वो कहता है वो मतलब ए काइंड ऑफ इंटरमीडिएट वे देता है कि ऐसा ना हो कि मैं किसी एक एक्सट्रीम पे जाऊं, मुझे दरमियान में एक जो है एक वे ढूंढना है जिसमें दोनों का मिक्सचर हो। तो लेंस्की सिंथेसिस कहता है कि अगर हम इन तमाम चीज़ों पे गौर करें तो एक बात सामने आती है कि सरप्लस इज द की। जिस सोसाइटी में सरप्लस एकोमोलेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, लाइक केस ऑफ द हंटिंग एंड गैदरिंग, वहां पे फंक्शनलिस्ट व्यू ज्यादा अपहोल्ड करता है कि फंक्शनलिस्ट व्यू वहां पे ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि वहां पे एकोमोलेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी थी, एगैलिटेरियन थी, तो वहां पे अ काइंड ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद था, ठीक है। तो वहां पे हम कह सकते हैं कि जो बंदा जो है वो ज्यादा मेहनत कर रहा है, या अगर एक बंदा जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ज्यादा उसने हंटिंग कर ली एक दिन तो उसको रिवॉर्ड में थोड़ा ज्यादा मिल गया, खैर है, क्योंकि वहां पे तो सबका स्टेटस एक है। लेकिन लेंस्की ये भी कहता है कि जो इन केस ऑफ दो सोसाइटीज
जहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है वहाँ पे हम फंक्शनलिस्ट व्यू को नहीं ले सकते, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट व्यू को लेंगे। तो लेंस की सिंथेसिस ने डिफाइन किया कि फंक्शनलिस्ट व्यू कौन सी सोसाइटी में एप्लीकेबल है और कॉन्फ्लिक्ट व्यू कौन सी सोसाइटी में एप्लीकेबल है। हम किसी भी थ्योरी को एज अ काइंड ऑफ ओवर जनरलाइज नहीं कह सकते कि किसी भी सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, या कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है वो सबके लिए एप्लीकेबल है, इस तरह नहीं हो सकता। हर सोसाइटी की अपनी एप्लीकेबिलिटी ऑफ थ्योरी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास फोर्थ जो है वो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म है। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म जो है वो माइक्रो लेवल एनालिसिस करता है। वो ये कहता है कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ये हमें गाइड करता है। वो ये नहीं कहता कि ये अच्छा है कि बुरा है, वो ये कहता है कि ये हमें गाइड करता है। किस तरह गाइड करता है? ये एक रिच बंदा उसको गाइड करता है कि उसने किसके साथ सोशल सर्कल बनाए, किसके साथ इंट्रैक्शन करनी है। इज अ फैक्टर दैट गाइड पीपल्स इंट्रैक्शन इन एवरीडे लाइफ। लाइक इन मोस्ट कम्युनिटी पीपल इंटरेक्ट प्राइमरली विद अदर्स about the same social standings. For example, एक बंदा अमीर है तो वो अमीर लोगों के साथ ताल्लुकात बनाएगा, एक बंदा गरीब है उसका सोशल सर्कल गरीब लोग ही होंगे। तो इट्स अ काइंड ऑफ गाइडेंस ऑफ दियर इंट्रैक्शन के किसके साथ इंट्रैक्शन करना है। पीपल टेंड टू लिव विद अदर्स लाइक देमसेल्फ, क्योंकि ये इंसान की नेचर है कि उसी लोगों के साथ रहना पसंद करता है जो उस जैसे हो। अगर हम रिच और पुअर की इंट्रैक्शन बहुत कम होगी, इनकी कंपेटेबिलिटी बहुत कम आएगी, क्योंकि उनमें ज्यादा आइडियोलॉजीज के डिफरेंसेस होते हैं। तो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म जस्ट इसको एज अ गाइडलाइन देखता है, ना वो इसको गुड कहता है ना वो इसको बैड कहता है, वो इसको जस्ट एज अ गाइडलाइन सपोज करता है। Wealthy men might move away to getting close to others who they think are harmless. अगर एक रिच पीपल है तो वो जो हार्मलेस लोग हैं उनसे खुद को दूर रखने की कोशिश करेगा और ज्यादा उन लोगों के साथ क्लोज होने की कोशिश करेगा जो कि ज्यादा अमीर है उसकी तरह। अच्छा, अब ले कंक्लूजन है। कंक्लूजन में मैंने जो सारे थेरीज है उनका एक मैंने एनालिसिस बताया है। व्हाट इज द लेवल ऑफ एनालिसिस? स्ट्रक्चर फंक्शन इस मैक्रो लेवल एनालिसिस है, कॉन्फ्लिक्ट का भी मैक्रो है लेकिन सिंबॉलिक का माइक्रो लेवल एनालिसिस है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? स्ट्रक्चर फंक्शन इसको बेनिफिट देखते हैं तो वो कहते हैं कि सिस्टम्स ऑफ अनइक्वल रिवार्ड्स दैट बेनिफिट सोसाइटी एज अ होल, जिस तरह हमने डिस्कस किया। लेकिन सोशल कॉन्फ्लिक्ट कहता है कि नो, इट इज that benefits some people but harm others, मतलब ये एक kind of conflict create कर रहा है। It is not a kind of advantage system for a whole society as a whole. Symbolic interactionism कहता है कि it is a kind of guidance for people's interaction in everyday life. Now what is the reason for our social position? According to structure functionist, it is about the personal talents and ability in a competitive economy. जिस तरह हमने कहा एक डॉक्टर है तो उसका पर्सनल टैलेंट है इसलिए उसको वो पोजीशन मिली है, तो इसमें ऐसी कोई इनइक्वालिटी की बात नहीं है अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट। लेकिन सोशल कॉन्फ्लिक्ट कहता है कि नो, इट रिफ्लेक्ट्स द वे सोसाइटी डिवाइड रिसोर्सेज। जिस तरह हमने मल्टी डायमेंशनल मैक्स वेबर का पढ़ा कि प्रेस्टीज है, पावर है, लेवल ऑफ वेल्थ है, कार्ल मार्क्स का लेवल ऑफ वेल्थ पढ़ा, या हम बाकी जो मॉस का आर्ग्यूमेंट हमने पढ़ा। तो मतलब ये कि ये असल में पर्सनल टैलेंट्स की वजह से नहीं है, इस वजह से कि सोसाइटी ने रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट कहता है कि हमारा जो सोशल स्टैंडर्ड है, द प्रोडक्ट वी कंज्यूम ऑल्सो समथिंग अबाउट अवर सोशल पोजीशन। जो ड्रेसेस मैं पहन रही हूँ, जो गाड़ी में यूज़ कर रही हूँ, जिस किस्म के एक्सपेंसिव चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, वो इंडिकेट कर रहा है मेरा सोशल स्टैंडर्ड। तो वो अ काइंड ऑफ इंडिकेशन है मेरा सोशल स्टैंडर्ड का। तो द प्रोडक्ट आई कंज्यूम, आइदर कि मैं किस किस्म का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, आईफोन यूज़ कर रही हूँ, कौन सा फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, कौन सी क्वालिटी का, कौन से कंपनी का, ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो वो इंडिकेट कर रहा है मेरा सोशल पोजीशन को, ठीक है। Are unequal rewards fear? Functionalist कहता है yes, it will motivate those who are hard worker. Social conflict कहता है कि नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है तो इस किस्म की कोई बात ही नहीं है। लेकिन सिंबॉलिक कहता है मे बी। सिंबॉलिक का फियर, जिस तरह हमने कहा गुड और बैड पे वो बात नहीं करता, वो कहता है कि ये इज अ काइंड ऑफ गाइडलाइन, इट्स अ काइंड दैट इट टेल्स अबाउट अवर सोशल स्टैंडिंग इन अवर सोसाइटी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन चैप्टर इन डिटेल। हमने इसके जो है इसकी डेफिनेशन पढ़ी, इसकी एग्जाम्पल्स पढ़े, टाइप्स, इसके डिटर्मिनेंट्स, इसकी थेरीज। इंशाल्लाह एक और लेक्चर में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पे बनाऊंगी जिसपे हम जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन और ग्लोबल स्ट्रेटिफिकेशन को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। दिस वाज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल फॉर लेटेस्ट लेक्चर्स। थैंक यू।